आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आप कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं। एक PASL यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेटर टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज योग्य दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत, प्रोसेसिंग समय और हमारे साथ ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको क्या सटीक कदम उठाने होंगे। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा इस श्रेणी के दस्तावेजों को आप हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते अपोस्टिल के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम 1 मिनट में बताएंगे। इसे डाक से भेजें या हमारे ऑस्टिन टेक्सास ऑफिस में मूल वेटिंग साइन की गई प्रमाणित प्रति हल्फनामा और सोशल सिक्योरिटी लेटर की फोटोकॉपी जमा करें। साथ ही सभी गैर दर्ज योग्य दस्तावेज टेक्सास नोटरी से वेटिंग में नोटराइज होने चाहिए। कोई अन्य राज्य या देश मान्य नहीं है, केवल टेक्सास का नोटरी ही मान्य है। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास के नोटरी को अपने गैर दर्ज योग्य दस्तावेज पर या उसके साथ ये टेक्सास नोटरी जुरर या स्वीकृति पाठ संलग्न या शामिल करना होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी या SSA लाभ पत्र है। ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। आपका नाम यहाँ ऊपर बाएं कोने में होगा और वे इसे दिनांकित करेंगे और इसमें एक BNC नंबर और RFE नंबर होगा। और आमतौर पर देखा जाए तो यह इसकी दूसरी पृष्ठ होती है। तो आप अपने मूल सोशल सिक्योरिटी लाभ पत्र पर टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल हासिल नहीं कर सकते हैं और वास्तव में इसे संघीय दस्तावेज नहीं माना जाता है। इसीलिए इसे US में अपोस्टिल नहीं करा सकते। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और आप इन एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं, वे यही कहेंगे। तो आपको बस अपने सोशल सिक्योरिटी पत्र की एक फोटोकॉपी बनानी होगी। इसलिए आप हमें यह मूल पत्र न तो भेज सकते हैं और न ही हमारे पास छोड़ सकते हैं। आपको इसकी एक फोटोकॉपी बनानी होगी और फिर आपको एक प्रमाणित प्रतिशपथ पत्र संलग्न करना, प्राप्त करना, हस्ताक्षर करना और नोटरी करवाना होगा। और यही चीज आप यहाँ उपयोग करने वाले हैं। तो आपको इसे यहाँ से कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है और फिर प्रिंट कर लें। फिर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ें, इसे नोटरी करवाएं और पत्र की प्रतियों के साथ पेपर क्लिप करें। या आसान तरीका है, बस यहाँ PDF आइकन पर क्लिक करें और जो हाईलाइट किया गया है सब डाउनलोड हो जाएगा। और फिर से बस इसे प्रिंट करके हस्ताक्षर करवाने होंगे। जरूरी है कि नोटरी या आप कोई गलती न करें। हमने सालों में इसे जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश की है और इसे और भी अधिक सरल बनाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि नोटरी से कोई गलती होने की गुंजाइश न रहे। तो सबसे पहले ठीक यहाँ जैसा लिखा है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पत्र धारक का नाम प्रिंट करें। यही वह जगह है जहां आपको प्रिंट करना है। आप यहाँ हस्ताक्षर नहीं करते, जैसा कि ऊपर लिखा है। आप अपना नाम प्रिंट करते हैं और फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके पत्र में है। तो अगर आप यहाँ ऊपर देखें, जैसा कि मैंने दिखाया, इस पत्र में ऊपर बाएं कोने में जहां धुंधला है वहां आपका नाम प्रिंट किया जाएगा। जैसे भी आपका नाम उस पत्र में प्रिंट है, आपको यहाँ भी अपना नाम वैसे ही प्रिंट करना है और ठीक वैसे ही आपको अपना नाम वहां साइन भी करना है जहां लिखा है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेटर सिग्नेचर। तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है सिग्नेचर प्रिंट। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो वहां अपना नाम साइन कर देते हैं, आपका दस्तावेज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नोटरी वाला हिस्सा। नोटरी को यहाँ पर आपका नाम प्रिंट करना होगा और वे यहाँ कई तरीकों से गलती कर देते हैं। यहाँ लिखा है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेटर होल्डर का नाम प्रिंट करें, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ है। आपने यहाँ जो भी लिखा है वह इससे पूरी तरह मेल खाना चाहिए। और नोटरी अक्सर दो गलतियां करते हैं क्योंकि वे ध्यान नहीं देते। वे वहां अपना नाम प्रिंट कर देते हैं, यानी नोटरी का नाम। आपका दस्तावेज अस्वीकृत कर दिया जाएगा या वे आपसे वहां अपना नाम साइन करवा लेते हैं। ऐसे में भी आपका दस्तावेज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। या वे आपका नाम गलत प्रिंट कर देते हैं। शायद वे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जैसा है वैसा कुछ लिख देते हैं। ये आपके सोशल सिक्योरिटी लेटर जैसा नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वह सोशल सिक्योरिटी लेटर से मेल नहीं खाता तो दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए लेटर पर जो लिखा है वही मायने रखता है। अब नोटरी की बारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना समझें कि नोटरी को पता है क्या करना है, क्योंकि अक्सर उन्हें पता नहीं होता। आप टेक्सास ऑनलाइन नोटरी का उपयोग करके जूम के माध्यम से दस्तावेज नोटराइज करवा सकते हैं। यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं तो हमारे संपर्क करें पेज पर अपना इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अपलोड करें। इससे आपको हमें कुछ भी मेल करने या यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पेज से हमारे संपर्क करें पेज पर जाने के लिए 3 अलग-अलग तरीके हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इस पेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पर जाएं और ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म को भरें। इसे प्रिंट करने के बाद प्रीपेड फेडेक्स या UPS लेबल के साथ हमें मेल करें या फिर ड्रॉप ऑफ करें ताकि हम आपके दस्तावेज दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें।
यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन चुनते हैं तो आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और फिर आप हमारे संपर्क करें पेज पर जाएंगे और वहाँ 3 पीडीएफ अपलोड करेंगे। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटराइज्ड सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट और अपनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेटर की एक-एक पीडीएफ अपलोड करेंगे। दूसरा, आपको अपने प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। हम यूरोप, दक्षिण और सेंट्रल अमेरिका के लिए डीएचएल भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इससे प्रोसेस एक दिन धीमा हो जाएगा। और तीसरा, ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ अपलोड करें। पेज पर जाकर हार्ड कॉपी प्रिंटर से निकालने के बजाय बस इसे अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें। स्लैश प्रिंटर सेटिंग्स और प्रिंटर सेटिंग्स के ड्रॉप डाउन मेनू से सेव एज पीडीएफ वाला विकल्प चुनें। ऑर्डर फॉर्म पेज प्रिंट करते समय तो यह उसे अपने आप पीडीएफ के रूप में सेव कर देगा। आप उसे सेव करेंगे और फिर आप उसे हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करेंगे। और बस इतना ही, आपको कहीं ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, उड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी मेल करने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, और आप ये दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। ई तरीका अपनाएं तो यह आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम उन्हें वापस कैसे भेजेंगे। इसमें शिपिंग भेजने और मंगवाने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल बनाना और आपको क्या करना है, इसकी जानकारी है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज वैधीकरण या अटेस्टेशन जैसी लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण होता है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। आपको अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। पहला तरीका, जो सबसे आसान है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है कि आप अपने दस्तावेज ओवरनाइट भेजें या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा कि हम चरण 3 में बताते हैं। मेल करने या खुद देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन डीसी, मेन या उस विदेशी देश के कांसुलर एम्बेसी में ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीडॉसी कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे दस्तावेज खो देते हैं और हर साल अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही हमें आपके पास वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में हैं तो मैं जानता हूं कि वहां के देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम इन्हीं की सिफारिश करते हैं। हम रोजाना हजारों दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों में हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे विश्वसनीय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज न तो खराब हों और न ही खो जाएं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में। बिल्कुल। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डीसी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है, जितना दूर आप जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें एक दस्तावेज को 2 दिन में फेडेक्स से भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। डीसी कार्यालय में दस्तावेज भेजने में, कार्यालय में अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से भी ज्यादा होगा। पोस्ट ऑफिस में लगभग $23 का खर्च आता है, जो दोगुने से भी ज्यादा होता है। तो दस्तावेज भेजने के लिए फेडेक्स का इस्तेमाल करना यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप इसे रात भर या 2 दिन में जल्दी भेजना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे शिपिंग पेज पर जो वीडियो है उसमें इसे विस्तार से बताया गया है। मैं इसे समझाने जा रहा हूं, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो यह एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते। इस वीडियो और स्क्रीनशॉट्स में देखें कि आप fedex.com या ups.com पर दुनिया में कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हों, ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पीडीएफ वे आपको देते हैं उसे हमें ईमेल कर सकते हैं। वह सिर्फ एक पीडीएफ होता है। आप हमें यह नहीं दे सकते। शिपिंग लेबल वर्ड, जिफ या जेपेग जैसे किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको देंगे।
जब आप इसे बनाकर यहाँ दिए गए इन लिंक पे क्लिक करेंगे तो वे वीडियो और स्क्रीनशॉट से बताएंगे कि ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर जिसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद कहा जाता है, वह बनानी होती है। आप ये भी इस पर क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए है और ये वाला यूपीएस के लिए है। हमारे पास एक प्री फ़िल्ड टेम्पलेट है जिसे बस भरना है। फिर अपना नाम और तारीख लिख दें, बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर से देश के अनुसार आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा एहतियात के तौर पर ये करते हैं। हम इसकी सलाह देते हैं अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं, यानी अमेरिका से बाहर भेजते समय। जैसे मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है और फेडेक्स के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में कस्टम्स से निकलने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम शामिल नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता को अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, तो वह आपके लिए शिपिंग है। तो आपने अपने दस्तावेज़ का एपोस्टिल करवा लिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको या किसी लॉ फ़र्म को वापस भेजा जाए या किसी अन्य देश में या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजा जाए। आप जहाँ भी चाहें कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल आता है। ये हमारा नहीं है, इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं, जिसमें ऊपर बाईं ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में आप वापसी प्रेषक का पूरा पता डालते हैं। अगर पता गलत हुआ और डाक डिलीवर नहीं हुई, तो वे उसे आपको वापस भेज देंगे। यही वह जानकारी है जो हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से कह रहा हूँ, आप बस अपना पता डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों जगह पता डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यह यूरोप वापस भेजा जाए। अमेरिका में रह रहे दोस्त या रिश्तेदार का पता इस्तेमाल करें। ये केवल डाक वापसी के लिए एक पता चाहिए या कस्टम्स के लिए उनके पास किसी का पता होना चाहिए ताकि शुल्क न देने पर वे बिल भेज सकें। वैसे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है और फिर यहाँ आप इस पे क्लिक करेंगे, हम इसका मतलब और इसे करने का तरीका समझाएँगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुँचेंगे, जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो वे पूछेंगे, "यह कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है। लोग ये हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं, "ये मुमकिन नहीं," पर आप कर सकते हैं। बस आपका तरीका गलत है, हमारे निर्देश मानें, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ही ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही उसका भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में पैकेज छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में तब हम आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न लिखें, क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे और न ही वापस भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल मांगेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर आपने हमारा पता, फ़ोन या नाम डाला है, तो गलत है। विदेश भेजते समय हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, ये ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इससे देरी होगी। हो सकता है हमें नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिन लगें। इसलिए इन निर्देश मानें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के लिए बस इतना ही। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दें। आप दस्तावेज़ यहाँ छोड़ सकते हैं। बस एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दे दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। इन्हें डाक से भेजने के बजाय खुद जमा करें, ताकि हम इन्हें आपको वापस डाक से भेज सकें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशन पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं। फिर अगले 1 या 2 दिन में, जैसा स्टेप 3 के अनुसार बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में समय लगता है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी को, तो हम इन्हें आपको वापस भेज देंगे। यही इसका तरीका है। ये है स्टेप 3। अब मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ जमा करने के लिए आ रहे हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स, जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार प्रभावी हैं,
तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और उसे प्रिंट करना होगा, जिस पर आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे यहीं पर। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देने वाले हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। अब हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स को देखें। उसी दिन की सेवा के लिए हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सीएसटी तक सोमवार शुक्रवार मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला हो और वे सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से ज्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्स गिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये संघीय छुट्टी नहीं है, पर वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की घोषणा कर दी है, तो क्रिसमस ईव जो संघीय अवकाश नहीं है, तो जब भी वे बंद होने पर हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे, तो आप टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज जमा नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार जब वे खुले होते हैं दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदलते रहते हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी दस्तावेज प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है, उसे भूल जाइए। इस पेज पर यही जो लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपको अपोस्टिल जारी कर देगा। तो समान दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फाइल करेंगे और वे भी संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही है 0 दिन। इसके अतिरिक्त या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में लगभग 2 पूरे कार्य दिवसों तक का समय भी लग सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ से पहले या उसी समय मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर भी वे यह कर सकते हैं, जो कि 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस मेल कर दिया जाएगा। तो यह सबसे आदर्श और बेहतर स्थिति है। अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2, 3, 4 या 4:55 बजे छोड़ते हैं। हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक कि कोई बड़ी आपदा या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार तक आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही वापस मिल सकता है। तो
तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। और मैं इस बात पे जितना जोर दूं उतना कम है। हमारे ऑस्टिन स्थित मुख्य कार्यालय में दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया की गति में कोई वृद्धि नहीं होगी। चाहे आप दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर जमा करें या फिर उन्हें मेल करें, दोपहर से पहले हो या बाद में, टर्न अराउंड समय पूरी तरह से एक समान ही बना रहेगा। लोग बिना वेबसाइट पढ़े या संपर्क किए तुरंत काम की उम्मीद में आ जाते हैं, मगर यह मुमकिन नहीं क्योंकि सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं। ये कीमतें आज की तारीख की हैं और आने वाले सालों में, जैसे 2026 या 27 में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन वीडियो में कही गई बातों के बजाय यहाँ लिखी गई जानकारी पर ही ध्यान दें। जो कुछ भी यहाँ लिखा है, ठीक यहाँ वही मान्य है। इस समय यहाँ जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे पास अपने फॉर्म है और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर एक से अधिक दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। यदि आपके लिए एक आसान सा चार्ट है, एक दस्तावेज के $95 हैं और 2 दस्तावेज साथ में अपोस्टिल कराने का भी यही है। ये 170 है, 3 के लिए 245 आदि। तो ये मौजूदा कीमतें हैं और फिर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट $75 प्रति डॉक्यूमेंट है। और जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पे ले जाएगा। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। नहीं, ये नहीं है। संघीय या कॉर्पोरेट दस्तावेजों के लिए मूल्य निर्धारण या टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए मूल्य निर्धारण अलग है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या जो टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रभावशाली वकीलों, इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।